हेलो, मैं अरविंद शर्मा तैयारी कराता हूँ फिजिक्स और मैथ की 10th, 11th, 12th और IIT के लिए। स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल फिजियो और मैथ में। हमारा जो करंट टॉपिक चल रहा है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिया है। आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने वाले हैं। जब हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था तो हमने दो इक्वेशन मानी थी, लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन थी और ये आपकी दूसरी इक्वेशन थी। हमने ये बताया था कि जब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व किया जाता है, चाहे वो कितनी ही डिफिकल्ट इक्वेशन हो, अगर आपको उसमें x का कोफिशिएंट इक्वल करना होता है या y का कोफिशिएंट इक्वल करना होता है ना? अगर आपको सपोज करो यहां पर x का कोफिशिएंट इक्वल करना है तो इधर जो x का कोफिशिएंट है, यहां पर जो x का कोफिशिएंट है और यहां पर जो x का कोफिशिएंट है, ठीक से सुन लेना। अगर आपको x का कोफिशिएंट इक्वल करना है तो आपको x के कोफिशिएंट को ही देखना पड़ेगा और इक्वेशन 2 में जो x का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करोगे आप इक्वेशन 1 के साथ और इक्वेशन 1 में जो x का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करोगे आप इक्वेशन 2 के साथ। करके देख लेते हैं। इसमें किसकी पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लो, a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस c1 a2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 से आई 1 इक्वेशन 2 को सोल्व करो, a1 a2x प्लस b2 a1y प्लस c2 a1 इक्वल्स टू 0। ये आई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अगर हम जब सोल्व किया करते थे तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को घटा दें, तो आपके पास क्या आया था, y कॉमन, ये वाली टर्म से वाली कट जाएगी, b1 a2 माइनस b2 a1 इक्वल्स टू c2 a1 माइनस c1 a2। हम इसे इधर लेके गए, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, c2 a1 माइनस c1 a2 अपॉन b1 a2 माइनस b2 a1। ये हमारे y की वैल्यू आई। इसी तरह आप b वाले कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हो और b वाले कोफिशिएंट को जब आप इक्वल कर लोगे तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या आ जाएगी, c2 b1 माइनस c1 b2 अपॉन b1 a2 माइनस b2 a1। ये हमने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, ये हम अभी चेक करेंगे। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के पेयर को सोल्व करने का हमने ये पहला तरीका बताया था कि इन दोनों में इनके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करो और उससे सोल्व कर दो। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड के केस में था और यही केस हमें यहां पर भी यूज करना है। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, इन द केस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इन फॉर्मूलों को रहने देते हैं और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब इस फॉर्मूले को याद करना थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है ना? तो इसकी डिफिकल्टी को दूर करने के लिए हमने क्या करना है, x y और 1 तीनों को एक रेशियो में लिखने की कोशिश करेंगे हम। शुरुआत करनी है आपको b1 से, किससे, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर से अगेन पहला वाला b1 b2। अब इसको हम एक रेशियो में लिखते हैं। जो x है, x के नीचे आएगा x डिवाइड बाई इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू, अब y के रेशियो के लिए करो y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू, अब 1 के लिए करो 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहां से आपको, अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी ऑब्जर्वेशन है तो आपको यहां से काफी कुछ नजर आ गया होगा अब तक
इसे ठीक से देखो, अगर आप इसे यहां भेज देते हो किसे, इसे ऊपर, तो यहां पर x की वैल्यू आ गई आपकी, देखो ये हमने आगे पीछे कर दी, पर इसे आप चेक कर लेना, C2B1 माइनस C1B2, ठीक है। B1A2 ये वाली टर्म आपकी कांस्टेंट है, ये वाली टर्म B2A1 माइनस A2B1, ठीक है। यहां पे माइनस का साइन आ रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका A1B2 माइनस A2B1, ये बता आपको समझ में आ रही है। अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, इसे इधर भेज दोगे, x की वैल्यू निकालनी है तो आप इसे इधर भेज दोगे, और आपका जो भी फॉर्मूला तैयार होगा वो आपके x का रिजल्ट होगा। तो ये आपका x के किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का सबसे आसान मेथड है। जैसे हम इस पर कोई न्यूमेरिकल देख लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, 2x प्लस y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। अब ऐसे एक इक्वेशन दे दी, हम इसे कंपेयर करेंगे किससे, a1x से। इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। आपको पहले इन दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आना है, तो ले आते हैं हम 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आया, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये आया। अब इसको अब हम चेक कर लेते हैं, इसे सोल्व कैसे करना है। यहां से अब इन दोनों को कंपैरिजन करो, इसका इक्वेशन नंबर 1 से कंपैरिजन कर लेते हैं, इसका इक्वेशन नंबर 2 से। ओके, कंपैरिजन करो जल्दी से। a1 की वैल्यू क्या आ रही है, 2, b1 की 1, c1 की माइनस 5, a2 की वैल्यू 3, b2 की 2, c2 की माइनस 8। ये बातें समझ में आई है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये हमने लिख लिया अपनी तरफ से। अब वही फॉर्मूला लगाते हैं, x y और 1। फॉर्मूला हो सकता है आप एग्जाम में भूल जाए, तो आपको ये पैटर्न याद रखना है, b1 b2 c1 c2 a1 a2, फिर से अगेन b1 b2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई देख लेते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। हालांकि आप इस कॉन्सेप्ट को तैयार कर लोगे तो ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा। आप 2-3 क्वेश्चन इस पे लगाओगे तो ये आपका आसानी से, यहाँ पर b1 c2 करा है, वैसे ही यहां पर क्या कर लेना है, इंसर्ट कर लो। देखो 1 2, c1 c2 कितना है, माइनस 5 माइनस 8, a1 a2 कितना है 2 3, यहां पर b1 b2 अगेन कितना है 1 और 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो यहां पर आओ, माइनस 8 माइनस माइनस का 10, ठीक है। ये बात समझ में आई। 1 इंटू माइनस 8 माइनस 8 आया, 2 इंटू माइनस 5 माइनस का 10 आया। इस आगे बढ़ाते हैं, y अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन y के लिए 3 5 जा 15 माइनस का माइनस, और ये माइनस का क्या जाएगा 8 2 जा 16 माइनस का 16 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 माइनस 3 3 1 जा 3। अब हमारे इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे हम हटा देते हैं। इसे हमने हटा दिया, ये फॉर्मूला भी हम हो सकता है भूल जाए, इसे भी हटा दिया, अब इसे भी हटा दिया। अब हमारे पास ये टर्म आ गई, इसे सोल्व करो, x अपॉन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, y अपॉन 16 प्लस माइनस 15 1 इक्वल्स टू 1 4 माइनस 3 अपॉन 1। आ गया आपका आंसर। इसे सोल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर,
x इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 1 इंटू 1 1 आ गई। मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी है, इसकी मल्टीप्लाई फिर से इसमें करी है। ये बात समझ में आई है? हमें सिर्फ वो जो कॉन्सेप्ट है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, वैसे पहले तो पैटर्न याद रखना है, C1 अपॉन C2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, A1 अपॉन A2 और अगेन B1 अपॉन B2 वाला। अब इस बिहाफ पे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। x माइनस 3y इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये दिखने में टफ लग रहा होगा। अगर एग्जामिनर कहता है कि इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है, तो आपको फिर से वो पैटर्न यूज करना पड़ेगा, x y और 1। x के यहां से शुरुआत किससे होती है, b1 अपॉन b2 से। b1 कितना है -3, b2 -1। याद रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। y क्या आ गई, y से पहले जस्ट पहले क्या आएगा C1 अपॉन C2, -2 -4। यहां पर फिर से क्या आएगा A1 अपॉन A2 1 और 3, अगेन B1 अपॉन B2 -3 -1। ये हो गया आपका स्टेप्स जो आपको इजिली तैयार हो जाएंगे। अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। माइनस के केस में ये बात याद रखनी है कि प्रॉपर ब्रैकेट का यूज करना जरूरी है। x अपॉन 3 4 12 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 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 फिर से अगेन प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया ये 2 इक्वल्स टू y अपॉन इसकी मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 माइनस का 6 माइनस 4 बन जा 4 माइनस का 4 इक्वल्स टू 1 अपॉन इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो -1 3 3 जा 9 माइनस का 9। यहां से हमारे पास क्या आ रहा है x अपॉन 10 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस माइनस प्लस -2 1 अपॉन 8। ये आपका क्या आ रहा है x y और 1 के रेशियो आ गए आपके पास। अब आप इसे डायरेक्टली इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो। x की वैल्यू कितनी आ गई 10 अपॉन 8, y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 अपॉन 8। सोल्व करो -1/4, ये कितना आया 5/4 5/4। तो आपका ये जो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें आप सिर्फ ये पैटर्न याद करके C1 अपॉन C2 सॉरी B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 शुरुआत में और B1 अपॉन B2 आपका एंड में। इस पैटर्न को याद करके भी आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है पैरेलल की और कोइंसिडेंट लाइंस की। ये तो चलो हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो आपका ये आप डायरेक्टली कर पाओगे। जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया था, तो हमने ये भी बताया था A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये किस केस में होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के केस में, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब वो कैसी लाइन है आपकी इंटरसेक्टिंग, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करने वाली है। अगर हम बात करें A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये केस था आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, मतलब कोइंसिडेंट लाइन का, कोइंसिडेंट लाइंस का। ओके, थर्ड केस आता था आपका A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये आपका आता था जीरो सॉल्यूशन वाला। इस केस में, थर्ड केस में आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, जीरो सॉल्यूशन, मतलब ये लाइंस कैसे होने वाली है, पैरेलल लाइंस। तो आपको किसी भी, सपोज करो आपके सामने कोई इक्वेशन दे दी, तो आप उसको देख के पहचान सकते हो इजीली कि वो पैरेलल लाइन है। जैसे x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 9 की जगह कुछ और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 15 ले लेते हैं। कैसे पहचानोगे,
ये रेशियो को देख के देखो, यहाँ पर रेशियो a1 अपॉन a2 को कितना आ रहा है 1/3 इक्वल्स टू, क्या ये b1 अपॉन b2 का रेशियो इक्वल है -2 अपॉन -6, माइनस से माइनस कट गया 1/3, बिल्कुल आ रहा है। क्या ये इसके इक्वल आ रहा है c1 अपॉन c2 के -13 अपॉन -15 1/5 आ रहा है। मतलब ये दोनों तो इक्वल है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आ रहा। ये केस हो गया आपका जीरो सॉल्यूशन वाला पैरेलल लाइंस। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, कुछ भी हो सकता है, कोइंसिडेंट लाइन भी और पैरेलल लाइंस भी। अगर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आ रहा है उस केस में आपका पैरेलल लाइन सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज आपका कोइंसिडेंट लाइन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम इन तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर ये तीनों नोट डाउन कर लो, ये तीनों अभी नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी करो नोट डाउन जल्दी से। चलो तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल्स टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये दोनों आपकी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो आपकी लीनियर इक्वेशन है। इसमें यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b if they have infinite solution। ये हमारा एक केस आ गया कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। जब हमने a और b इनफाइनाइट सॉल्यूशन पढ़ा था तो हमने देखा था a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये हमने देखा था। तो यहां से हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, a1 क्या है ये b1 c1 को चाहो तो आप इधर ले आओ इक्वल्स टू 7 को, ये भी इधर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के केस में सेम आंसर आने वाला है, क्योंकि c1 अपॉन c2 रेशियो में दोनों के आगे माइनस आ जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और दोनों के आगे प्लस रहेगा तो भी आपका सेम ही आंसर आना है ना। ये आपका क्या हो जाएगा a2, ये आपका हो जाएगा b2, ये हो जाएगा आपका c2। तो इस वाली इक्वेशन में रखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो a1 कितना है 2 अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 3 अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू c1 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अगर आप इन दोनों को इधर भी लेके आते हो तो भी यहां पर एक माइनस आएगा, यहां पर भी एक माइनस आएगा, दोनों कट जाएंगे, तो सेम ही रेशियो आने वाला है। इसको सोल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड को, फिर फर्स्ट चाहो तो सेकंड और थर्ड को इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो फर्स्ट और सेकंड का यूज कर लेते हैं, इसका और इसका। जल्दी मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है ऐसे। 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। 10th क्लास में ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना क्रॉस मल्टीप्लाई वाली, एक बार देख लेना आप, प्रीवियस हमारे जो सबसे पहले हमने बेसिक नॉलेज ऑफ मैथ में पढ़ाया था, मल्टीप्लाई वो कैसे होता है, जोड़ना वगैरह। तो यहां पर a वाली टर्म को एक तरफ लेके जाए, 2a 3a माइनस 2a इधर आ गया, 3b को इधर लेके जाओ, 2b प्लस 3b 5b, यहां पर इधर आ गया a इक्वल्स टू 5b। ये हमारी पहली टर्म आ गई, सोल्व हो गया। अब अगर हम सोल्व करें इन दोनों को केवल सेकंड और थर्ड रेशियो को, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, कितना आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। अब हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू क्या निकाली आपने पहले वाले से 5b, मतलब a की जगह पर आप 5b रख सकते हो, लो हमने रख दिया 9 इंटू 5b प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 7 इंटू 5b
प्लस 7b, ये आपने लिख दिया। जल्दी से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ रहा है 45b प्लस 3b माइनस 6 इक्वल्स टू 35b प्लस 7b। इतना इधर कितना है 48b माइनस 6 इक्वल्स टू 42b। अब यहां पर केवल b वाली टर्म है, केवल b से रिलेटेड टर्म है, तो ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। 48b और 42b इधर लेके आओ, 6b माइनस 6 इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 1, b की वैल्यू आपकी 1 आ गई। इसे सोल्व करो, 42b को इधर आप लेके आओगे तो 48 में से 42 गया 6 और 6 इधर लेके जाओगे तो आपको 1 से कट जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 इंटू 1 5, a की वैल्यू आपकी आ गई 5 और b की वैल्यू आपकी आ गई 1। इसको अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप डायरेक्टली इसमें वैल्यू रख के देख सकते हो। 2 अपॉन 5 माइनस 1 4 इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 प्लस 1 6, 2 2 जा 4 1/2 और 3 2 जा 6 1/2। मतलब आपके a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू इक्वल आ रही है। अब आप 1 a और b की वैल्यू इस c1 अपॉन c2 में रख के देख लो, वो भी आपका a1 अपॉन a2 के इक्वल ही आएगा, क्योंकि हमने उसी के अंदर से सोल्व करा। तो ये हमारा एक केस था कि जहां पर आपको दो इक्वेशन दी रहेंगी। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि आपको दो इक्वेशन दी रहेंगी, तो वहां पर a और b की वैल्यू निकालने के लिए आ जाएंगी, p और q की वैल्यू निकालने के लिए आ जाएंगी, या किसी और भी टर्म को हम निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ, ये आपका हुआ था इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। ये समझ में आया है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4x प्लस ky प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 6y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये आपके दो केस है, प्लस लगा दो या माइनस लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन है। इसमें आपको पूछा है k की वैल्यू फाइंड करनी है, k इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इफ दीज टू पेयर ऑफ लीनियर हैव जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन मतलब इन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। इससे पहले जो केस था वो कौन सा था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। तो आपको k की वो वैल्यू बतानी है जो जिसके लिए इन दोनों का वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो सॉल्यूशन। हमने जब जीरो सॉल्यूशन पढ़ा था तो हमने बताया था जीरो सॉल्यूशन के केस में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये केस हमने पढ़ा था। a1 क्या हो जाएगा 4 b1 c1 a2 b2 c2। यहां पर रख लेते हैं, चाहो तो तीनों में रख लो, चाहे तो इन दोनों केस में रख लो, क्योंकि जहां पर k है वहां तक की वैल्यू के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 अपॉन 2 नॉट इक्वल्स टू k अपॉन 6 नॉट इक्वल्स टू 12 अपॉन 15। ये आपके क्या केस आ गए, ये आपके तीन केस आ गए, 1 2 और 3। तो आप चाहो तो इसे सोल्व कर लो, चाहो तो आप इसे सोल्व कर लो, दोनों केस से आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप रख के देखते हैं, है ना। तो रख लेते हैं, यहां से कितना आ रहा है 2 2 जा 4 2 नॉट इक्वल्स टू k बाई 6। k की वैल्यू कितनी आ गई नॉट इक्वल्स टू 12। मतलब आप k की जगह पर कुछ भी रख सकते हो एक्सेप्ट 12 के। इस इक्वेशन से हमें ये बात समझ में आई कि इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का में k की जगह पर आप कुछ भी रख दोगे, कुछ भी जो आपकी मर्जी होगी, तो इनका आंसर जीरो नहीं आएगा, एक्सेप्ट जीरो आएगा एक्सेप्ट अगर आप वहां पर 12 रखते हो। ठीक, अगर आप यहां पर 12 रखोगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी 6 और 12 पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, तो आपका जीरो सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, जीरो सोल्यूशन के केस में आपको C1 अपॉन C2 की भी जरूरत नहीं है। आप A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू
ये वाला केस भी लगा सकते हो। ये आपका केस समझ में आया है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हम एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल ले सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। जैसे रूम रेंट ऑफ हॉस्टल इज फिक्स्ड। कोई हॉस्टल है, उसमें दो दोस्त रहते हैं, रॉकी और राजू। उन दोनों का रहने का जो किराया है वो कैसा, फिक्स्ड, ठीक है। बट वहां जो खाना खाते हैं, बट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज चेंजिंग पर डे के हिसाब से होगी, है ना। रॉकी पेज फूड, पेज के लिए टेक्स करते हैं, टेक्स फूड 20 days for 1000 rupees, and Raju takes food 26 days for total 1100 rupees expenditure. Find fixed cost and per day cost of food. इस क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, क्वेश्चन हम सोल्व तो अपने आप कर लेंगे। रूम रेंट ऑफ हॉस्टल इज फिक्स्ड। किसी भी हॉस्टल में दो दोस्त रहते हैं, रॉकी और राजू, उनका जो रेंट है वो फिक्स्ड है, लेकिन वो जो खाना खाते हैं वो खाना उनका महंगा पड़ रहा है, उनका पर डे के हिसाब से पड़ता है। मतलब 20 दिन उन्होंने जब खाना खाया तो उनका हॉस्टल का खर्च मिला के और वो फूड का खर्च मिला के कितना बैठा, राजू का, रॉकी का 1000 रुपीज, वाइल राजू के केस में 26 डेज का फूड और रेंट मिलाकर कितना बैठा है, 1180 रुपए बैठे हैं, 1180 रुपीज। तो आपको फिक्स कॉस्ट बतानी है कि उनका जो रूम रेंट है वो कितना है, और जो आपकी पर डे की कॉस्ट आ रही है फूड की वो बतानी है। पर डे कॉस्ट ऑफ फूड वो कितनी है वो देखते हैं। हमने लेट किया कि जो रूम रेंट है वो क्या है, एक्स। रूम रेंट ऑफ हॉस्टल हमने एक्स मान लिया, ठीक है। पर डे कॉस्ट मान ली हमने, रूम रेंट हमने लिया है एक्स, पर डे कॉस्ट है वाई। एक दिन का खर्चा खाने का, फूड का, वो वाई रुपीज है, ठीक है। अब जो रॉकी ने खर्च किया वो कितना था, रूम रेंट एक्स प्लस 20 दिन वाई खर्च किया। एक दिन में अगर वो 2 रुपए खर्च कर रहा है लेट खाने के ऊपर, 2 रुपए तो ज्यादा कम बोल दिया मैंने, 20 रुपए खर्च करना है ना, 20 रुपए खाता है, भूखा होगा तो 20 दिन में कितने खा जाएगा, 400 का, मतलब 600 क्या हो गया उसका किराया हो गया। मतलब हम ये सिर्फ इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो 20 वाई रुपीज अगर उसका पर डे का कॉस्ट है तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 वाई, यही हो जाएगा ना। एक आदमी दिन में 50 रुपए का खाना खाता है तो 20 दिन में कितना खाएगा, 20-2500 1000 का खा जाएगा। तो उसी बिहाफ पे हमने वाई माना है, हमें पता नहीं कितना खा रहा है। वाई रुपीज हमारा पर डे का कॉस्ट है, वो मिला के कितना हो गया, रॉकी के केस में 1000। ओके, अगर हम बात करें राजू की तो इसका एक तो फिक्स किराया हो गया राजू का, फिक्स्ड एक्स हमने जोड़ दिया, प्लस 26 डेज फॉर फूड, 26 डेज फॉर फूड जोड़ दिया, 26 वाई, ये कितना बैठ रहा है, 1180 रुपीज। ये हमारी इक्वेशन समझ में आई। इस टाइप के क्वेश्चन के केस में ये आपका हो गया। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन कराए थे उसमें भी, या आगे भी जो कराने वाले हैं उसमें भी हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन बनाने का तरीका आ गया तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, ऊपर से इस सबको हटा दो, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई,
x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000, x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180। सोल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, x b1 अपॉन b2 20 अपॉन 26, c1 अपॉन c2 1000 अपॉन 1180, y फिर से a1 अपॉन a2 1 अपॉन 1, और 1 के केस में क्या जाएगा b1 अपॉन b2 20 अपॉन 26। ये भी इजिली सोल्व हो जाएगा। तो जल्दी सोल्व करो और आंसर बताओ, बता दोगे? चलो तो मैं कर देता हूं, x अपॉन 20 इंटू 1180 माइनस 20 इंटू 1000 इक्वल्स टू y अपॉन 1000 माइनस 1180 इक्वल्स टू 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करो 26 माइनस 20। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ जाएंगे यहां से, एक आपके x की वैल्यू आ जाएगी, एक आपके y की वैल्यू आ जाएगी। ये जो मेथड है, ये जो हमने सोल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि यहां पर वैल्यूज इतनी बड़ी हैं कि सोल्व करने में आपको बहुत टाइम लग सकता है ना। इतनी बड़ी भी नहीं है कि इतना टाइम लगे, पर सोल्व करने में टाइम लगेगा। तो अब आप इसका जो आंसर है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से चेक करके बताना कि आपका सही आया है नहीं आया है। सही आया है तो मुझे कमेंट में बता देना, अदरवाइज हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर ले या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर ले, देख सकते हैं। सोल्व करो जल्दी से, इसे इस वाले मेथड से सोल्व करना पहले। अब हम इससे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है 26 माइनस 20 6y, x से x कट जाएगा इक्वल्स टू 180। 1180 में से 1000 कट जाएगा तो 180 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यही आ रही है, ठीक से देखो 3 रुपीज, ठीक है इतनी ही ले लेते हैं। x की वैल्यू कितनी आ रही है 1000 माइनस 20 इंटू 3 30 आ रही है, ठीक से डिवाइड करनी है 30। y की वैल्यू कितनी आ रही है 1000 माइनस 600 400 रुपीज x क्या है हमारा 400 रुपीज। x क्या था हमारा फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट किस चीज की थी, रेंट की। रेंट आपका फिक्स था। 30 रुपीज पर डे कॉस्ट किसकी आ रही है, खाने की। मतलब एक दिन का जो खाना मिलता है उस कैंटीन में या उस हॉस्टल के अंदर वो 30 रुपए का होता है, ठीक है। ये पर डे कॉस्ट है और फूड है। आपको क्वेश्चन समझ में आया? ये आपका फिक्स्ड रेंट था, ये आपके फूड की कॉस्ट थी। ये आपका क्वेश्चन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके एक बार चेक करके बता देना आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इस आगे मेहनत करिए, आगे बढ़िए। गुड लक।